सीवेज ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे थे। ये उन दिनों की बात है, बहुत दिन पहले। सीवेज ट्रीटमेंट, बैठ जाइए बेटा जल्दी से। हमने ये आपसे कह दिया है कि सीवेज ट्रीटमेंट 3 स्टेप में हो रहा है। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट जिसको हम पढ़ चुके हैं, जहां पर 2 स्टेप्स आ रही थी, एक तो फिल्ट्रेशन और एक सेडिमेंटेशन। बच्चों अब जल्दी बैठ जाओ। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। लास्ट लेक्चर में हमारी इतनी बात हो चुकी है कि जब हम एक टैंक में गिरा रहे हैं तो उसके पहले एक फिल्टर लगाना है। ये फिल्टर यहां सॉलिड वेस्ट को अलग करने वाला है। सॉलिड वेस्ट को यहीं पर सेपरेट कर लेगा। इस सॉलिड वेस्ट के अंदर प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल्स, ग्लास, क्लॉथ जो भी है वो सब आ जाएंगे। बाकी के पानी को हमने आगे बढ़ाया और यहां पर इसे भरने तक हमने इसको चलने दिया, और जैसे ही भर गया हमने रोक लिया। जिस टैंक में ये काम हो रहा है उस टैंक का नाम प्राइमरी सेटलिंग टैंक है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक के नाम से पुकारेंगे। जैसे ही पानी को स्थिर करेंगे, यहां कुछ नीचे जम रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीवेज में 3 प्रकार की इंप्योरिटी होती है: सस्पेंडेड, कॉलोइडल और डिसॉल्व्ड। जो सस्पेंडेड इंप्योरिटी है वो नीचे जम जाएगी, सैंड, सिल्ट, क्ले। और जो नीचे जम रहा है उसे आप सब बच्चे यहां पर प्राइमरी स्लज के नाम से पुकारते हैं। और जो ऊपर रह रहा है उसे आप प्राइमरी इफ्लुएंट के नाम से पुकारते हैं। ये वैसा ही काम हो रहा है जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और लाइट ऊपर रह जाते हैं। जो नीचे जमता है उसे पैलेट, और जो ऊपर रहता है उसे सुपरनेटेंट कहते हैं। तो अगर आपके एनसीईआरटी प्राइमरी इफ्लुएंट को सुपरनेटेंट के नाम से पुकारती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। अब यहां ये ट्रीटमेंट तो हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें आपने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन किया, जो फिजिकल ट्रीटमेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप बच्चों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो एक्चुअली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है बेटा, क्योंकि आपने सस्पेंडेड इंप्योरिटी को तो अलग कर लिया, लेकिन अभी वहां कोलोइडल और डिसॉल्व्ड इंप्योरिटी है। कोलोइडल के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि आप याद कीजिए मैंने कोलोइडल में क्लोथ, पेपर फाइबर्स लिखा था क्या? तो वहां अभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसके लिए अब आप यहां पर कौन सा ट्रीटमेंट करवाएंगे? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो कि 3 स्टेप में होने वाला है। पहली स्टेप के अंदर एरेशन टैंक होगा। दूसरी स्टेप के अंदर यहां पर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होगा। और तीसरी स्टेप के अंदर बेटा यहां पर एनारोबिक या फिर एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर होगा। एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। ये फॉन्ट साइज इसलिए छोटी है क्योंकि अभी हमारे पास जगह कम है बेटा। तो यहां अब सबसे पहले एरेशन टैंक में चलते हैं।
एरेशन टैंक, यहां से इस तरफ आना है आपको, तो एक पाइप से ले आओ पानी, ला पा रहे हो बेटा? और अब इसका ट्रीटमेंट आप यहां एरेशन टैंक में करवाएंगे, ठीक बात है? जब इस तरफ से वहां पानी गया तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम या ज्यादा? ज्यादा। अभी क्या किया है हमने, उसका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम या ज्यादा? तो क्या उसे डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? ग्रोथ, भारी ग्रोथ। अरे बैक्टीरिया फंगस के बड़े बड़े मास तैयार हो रहे हैं, और बैक्टीरिया फंगस के ये बड़े बड़े मास क्या कहलाते हैं? फ्लॉक्स कहलाते हैं। आज के बाद कोई भी आपसे पूछे फ्लॉक क्या है, तो आपका सीधा आंसर होगा मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फन जाए। सही है? आज कह देना बैक्टीरिया फंगस से। क्या कहोगे पहले सुनो बेटा, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कह देते हो। एक तो आज बैक्टीरिया फंगस से कह दो कि ढंग से डिकम्पोज करना है, ढंग से। आज हम कमी नहीं आने देंगे। चाहिए ना तुम्हें ऑक्सीजन? बेटा बाहर से पंप कर दो, यहां एक फैन भी लगाओ। ये ये फैन हवा वाला नहीं है, पानी को रोटेट करने वाला है, जिस तरह से वॉशिंग मशीन में होता है। अरे ऊपर से लेकर नीचे तक ऑक्सीजन डिफ्यूज होनी चाहिए। आज कह देना इनसे, ढंग से अच्छे से डिकम्पोज करना है, क्योंकि आज हम ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन ही तो चाहिए ना। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जितने भी डिकम्पोजर बैक्टीरिया है मोस्ट ऑफ एरोबिक नेचर के होते हैं, ऑक्सीजन लेके ही ब्रेक डाउन करते हैं। अगर ऐसा है तो हमने इनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई दी है बेटा। तो अब जल्दी से यहां देखेंगे आप, पहली बार जब इधर से उधर पानी गया तो यहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम या ज्यादा? बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ कम या ज्यादा? अरे इस पानी की बीओडी कम या ज्यादा? तब तक घुमाना है पानी यहां पर जब तक कि बीओडी सबसे कम ना हो जाए। अरे बीओडी सबसे कम हो गई, इसका मीनिंग समझते हो क्या? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर अब डिकम्पोज हो चुका है, तभी तो बीओडी कम हो रही है। तो जब यहां से पहली बार पानी गया था तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ, बीओडी भी। लेकिन जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होता 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 जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर कम कम, बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ भी कम। अरे यहां पर अब बीओडी भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझ में आए तभी यहां भरना है। जब बीओडी सबसे कम हो जाएगी, मोस्ट ऑफ फ्लॉक स्पोर बना लेगा। जब बीओडी सबसे कम हो जाएगी, मोस्ट ऑफ फ्लॉक स्पोर बना लेगा। क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैटर नहीं तो उसका खाना नहीं, तो उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं, और जब फेवरेबल कंडीशन नहीं तो वो क्या करेगा फिर? वो स्पोर बना के ही तो रहेगा। तो जब बीओडी सबसे कम हो गई तो फ्लॉक कहां चला गया? स्पोर्स में। सही है? आगे बढ़ा दूं क्या पानी? आ जाओ बेटा। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, रुक जाओ पहले लाने दो। यहां से हमने सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में पानी को ट्रांसफर कर दिया है। रुक जाओ बेटा। हाँ, पाइप से ही लाना है। हम्म। और सेटलिंग टैंक है ना नाम, तो इधर लाके पानी को स्थिर करना पड़ेगा आपको। कर दिया क्या? और जैसे ही पानी को स्थिर करेंगे, नीचे कुछ जम रहा है।
अरे हमने सस्पेंडेड इम्प्योरिटी तो पहले ही अलग कर दी, अब क्या जम रहा है? फ्लॉक के स्पोर, वो स्पोर नीचे जम रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो बेटा जो नीचे जम गया उसको आप सेकेंडरी या एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। कौन सी स्लज? एक्टिवेटेड क्यों कहा? क्योंकि स्पोर है, मरा थोड़ी है। स्पोर है, मरा थोड़ी है, इसलिए उसको एक्टिवेटेड स्लज के नाम से पुकारा है बेटा। और यहाँ जो ऊपर की तरफ है उसे सेकेंडरी इफ्लुएंट कहा जा रहा है। सही है। आप कहें तो एक काम करें बेटा, इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को क्या अभी अभी मैं रिवर में गिरा दूं क्या? क्यों नहीं गिराऊं? अच्छा, उसके अंदर अभी डिजोल्व इम्प्योरिटी है। मतलब आप चाहते क्या हो, मैं डिजोल्व इम्प्योरिटी को अलग करूं, पानी को बिल्कुल प्योर करूं, पानी को पीने लायक बनाऊं, लोगों के घरों में भिजवाऊं? अरे क्या लोग इस पानी को पिएंगे क्या यार? आप तो जानते हैं ना भारतीय मानसिकता, सब यही कहेंगे कि हमें नाले का पानी पिला रहे हैं। क्या मतलब आ गया डिजोल्व इम्प्योरिटी को अलग करने से? अभी डिजोल्व इम्प्योरिटी अलग करने की मेहनत यहां करो और नदी में जाके फिर कुछ ना कुछ मिलेगा ना। हाँ। और वैसे भी आप तो बहुत अच्छे से जानते हो कि कुछ भी कर लो, पॉल्यूशन कम होता है, खत्म नहीं होता। अगर ऐसा है तो डिजोल्व इम्प्योरिटी को सेपरेट करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं ट्रीटमेंट ना करके पानी को डायरेक्ट रिवर में गिराता तो क्या होता? बीओडी बढ़ती, डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मरता। क्या अब ये पानी बीओडी बढ़ाएगा क्या? कम कर तो दी। तो अब बीओडी नहीं बढ़ने वाली, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा बेटा, इसकी चिंता मत करो। तो यहां पर डिजोल्व इंप्योरिटीज को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेपरेट कर भी लेंगे तो भी वहां जाके कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हम इसको यहां से तो डायरेक्ट घरों में भिजवा नहीं सकते। अगर ऐसा है तो अभी अभी तो इसको रिवर में गिरा दो, 8-10 किलोमीटर बाद दोबारा कलेक्ट कर लेंगे, फिल्टर करके घरों में भिजवा देंगे। समझ पा रहे हैं आप? लोगों को तो यही लगेगा ना कि रिवर से ही आ रहा है। तो यहाँ पर बैठा, हाँ चंबल में यही हो रहा है। आपके शहर में भी ऐसा ही हो रहा होगा? नहीं हो रहा? अच्छा, इसका मतलब यहाँ तो चलो हमने बोल दिया, वहां बोल के भी नहीं भेज रहे क्या? अच्छा, तो यहाँ से इस तरह से पानी को अभी अभी आपके एनसीईआरटी भी ऐसे ही कर रही है, आप भी यही कीजिए बेटा। आ जाओ, अब तीसरा टैंक का नाम बोलो जी। एनारोबिक या एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, यहां बना रहा हूं मैं ऊपर की तरफ, क्योंकि जगह ही नहीं है आगे, क्या करें आप? टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए तो पत्ता ही पलटने पड़ेगा। अभी पलटेंगे, रुक जाओ, पहले ये हो जाए। एनारोबिक या एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। अब बच्चों ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन आएगा और सब बच्चों का आंसर सही आना चाहिए हमेशा की तरह। एक काम करो बेटा, इसके अंदर आप ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, ले आओ। कैसे लाओगे? ऐसे, हाँ ऐसे ले आओ, ऐसे। तो यहां पर आपने ये एक्टिवेटेड स्लज यहां पर डाल दी, ऐसे डाल दी। अब इसका ट्रीटमेंट आप एनारोबिक बैक्टीरिया से कराओगे। कौन से बैक्टीरिया? एनारोबिक बैक्टीरिया इसका ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया इसको खाएंगे। मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलूंगा, समझ में आए तभी हाँ भरना। एक्टिवेटेड, जल्दी समझ जाता है यार ये तो, बिना बोले ही समझ जाता है, मतलब तभी गलत समझ रहा है आज तक। तो इधर बेटा, इधर ध्यान से बेटा, ऐसे जल्दी से मत समझा कर, गलत फहमी में रहेगा। तो एनारोबिक या एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, इधर ध्यान दो। एक्टिवेटेड स्लज में, एक्टिवेटेड एरोबिक माइक्रोब के स्पोर हैं, क्योंकि एरेशन टैंक से आ रहे हैं ना। एक्टिवेटेड स्लज में एरोबिक माइक्रोब के स्पोर है, जिन्हें एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक माइक्रोब खाएंगे।
मैं फिर रिपीट करूंगा, फिर सुनेंगे। एक्टिवेटेड स्लज में एरोबिक माइक्रोब के स्पोर हैं, क्योंकि एरेशन टैंक से आ रहे हैं ना, तो एरोबिक माइक्रोब के स्पोर को एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में कौन खाएगा? एनाएरोबिक माइक्रोब। इसका मतलब एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में एरोबिक ट्रीटमेंट हो रहा है कि एनाएरोबिक? एनाएरोबिक। किसको खिलवा रहे हो? एरोबिक माइक्रोब के स्पोर को खिलवा रहे हो। और अगर यहाँ एनाएरोबिक ट्रीटमेंट होगा तो उसके बाद में क्या CO2 बनेगी, H2S बनेगी, CH4 बनेगी, अरे कहो कहो बायोगैस बनेगी। एक और फायदा हो गया ना, फ्यूल भी मिल गया ना आपको। तो इस तरह से एक और फायदा यहां पर हो रहा है। लेकिन अब एक बात कान खोल के सुन लेना दूर दूर तक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का बेसिक मोटिव सीवेज को ट्रीट करना है, बायोगैस प्रोडक्शन नहीं है। अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्रोडक्शन, बोथ बोथ, तो बोथ में कहने में क्या दिक्कत है? लेकिन जब बोथ ऑप्शन में नहीं, किसी एक को चुनना पड़े, सीवेज ट्रीटमेंट, ये याद रखो। फिर ये मत कहना कि ये भी तो होता है ना, अरे ये भी क्वेश्चन गलत करवा देगा। इसलिए भी नहीं सोचना है, पहले जो है वो तो सोचो, फिर बाद में भी सोचना। अगर ऐसा है तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज ट्रीट किया जाता है, बायोगैस प्रोडक्शन तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो आपके एनसीईआरटी तो इतना ही दे रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक स्टेप टर्शरी ट्रीटमेंट की भी लिखी जाएगी, जो इसी से आगे बढ़ा देंगे आप। ये रिवर आगे जा रही है बहती हुई, पता है आपको, यहाँ से ऐसे बहते बहते जा रही है और बहते बहते इधर आ गए बेटा, ये देखो। और अब यहाँ पर कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है? ये वो एक्चुअली हमने इसलिए पेज पलटा क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर दूर आ गए ना हम। और ये एक प्रकार का यहाँ पर फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। और इस तरह के ट्रीटमेंट में बच्चों यहाँ रिवर से पानी ले आओ, ये रिवर ही है, आ जाओ पानी। और यहाँ पर अब आपको एक काम करना है, इस पानी का ट्रीटमेंट करवाना है बेटा यूवी से, क्लोरीन से, ओजोन से। ये तीनों के तीनों डिसइंफेक्टेंट माने जाते हैं। ऐसा करने से डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स मर जाएंगे और पानी अब और भी अच्छा प्योर हो रहा है। क्या आप और भी बढ़िया मिनरल बैलेंस करना चाहते हैं तो अपने घर पे आरओ लगवाएं। हमसे जितना हो सकता है हमने कर दिया। और अब यहाँ पर ये तीनों के तीनों यूवी, क्लोरीन, ओजोन डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करके डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल कर देंगे। तो इतना ही आपको सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ना है, यही ध्यान रखना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आज आप घर जाके आपके एनसीईआरटी का पत्ता नंबर 184 जरूर पढ़ लेंगे बेटा, आराम से। 184 पे सीवेज ट्रीटमेंट आपको दिया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी नहीं है यहाँ। तो आज आपको इसे पढ़ लेना है। ठीक बात, नोट कर लिया सब बच्चों ने? जल्दी तुरंत बेटा, आज वक्त की नजाकत को समझना है, समय कम है बेटा आज। कोशिश यही है, नहीं होगा तो 10-15 मिनट ले लेंगे आगे, लेकिन अभी तो एसिड सर की 15 मिनट क्लास लेंगे तो आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा रोक लेंगे। नहीं 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 लेंगे, एसिड सर कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे, बहुत अच्छे सर है हमारे, डेडिकेटेड है पूरी तरह से। इतना भी नहीं होना चाहिए।
अभी आगे देखेंगे बेटा, अभी प्लांट फिजियो चल ही रहा है आपका। आपको जो क्लास में होता जा रहा है उससे परफेक्ट करते जाओ, आपका सोचने का कोई काम नहीं है कब क्या होगा। आपका सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, आप उस सिलेबस को पढ़ते जाइए बेटा, उसका परफेक्शन जरूरी है, बाकी का दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। पलट दे पत्ता, पीछे हो गया बेटा, जल्दी नोट कर लो बेटा। हाँ, फिजिको और मतलब आपने फिजिकल फॉर्म में जो केमिकल डाला उससे फिजियोलॉजी डिस्टर्ब कर दी, और उनको, ये फिजिको ही है असली टर्म तो, फिजियो नहीं है, फिजिको केमिकल, उसका मीनिंग यही है, आपने जो केमिकल्स डाले हैं उससे उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब करके मार दिया है। सुपरनेटेंट जो ऊपर लाइट पार्टिकल होते हैं उनको कहते हैं, अभी अभी लिखा था ना मैंने, सुपरनेटेंट। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, ये तुरंत नोट कर लीजिए आप, हो गया ये जल्दी से। और अब पॉल्यूशन में थोड़ा सा पार्ट बचा है, जैसे साउंड पॉल्यूशन, जैसे सॉलिड वेस्ट, जैसे रेडिएक्टिव पॉल्यूशन, ये तीनों भी हम समझ लेते हैं। चैप्टर 13, 14, 15 और 16 ढंग से पढ़ लेना एक बार फिर घर पे, और जो चैप्टर आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया है उसका क्वेश्चन पहले करना है। और अब आपको मैंने पहले भी कह दिया था, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपके अब स्टडी टाइम के अंदर रिवीजन शेड्यूल आ जाना चाहिए 1 घंटे का, क्योंकि जो बैक पोर्शन हो गया उसको भी देखना जरूरी है, वरना 6 महीने बाद अगर उसको देखोगे तो वो सब नया ही हो जाएगा वापस। चलिए तो फिर आगे बढ़ जाएं, और अब हम सॉलिड वेस्ट पे चलते हैं। उसके पहले साउंड पॉल्यूशन एनसीईआरटी का ही पार्ट है। एनसीईआरटी का पत्ता नंबर 272 आप देख पा रहे हैं। ऐसा कोई भी अनवांटेड साउंड जिसको सुनकर अच्छा नहीं लगता, जो इरिटेशन कोज करे, वही साउंड पॉल्यूशन है। मैंने आपसे उस दिन कहा था कि ऐसी कोई भी बात जो हमें नुकसान पहुंचाती है उसी को पॉल्यूशन कहते हैं, चाहे वो तेज आवाज ही क्यों ना हो। साउंड की इंटेंसिटी को बेल डेसिबल में मेजर किया जाता है। जब 25 डेसिबल का साउंड होता है तो पीसफुल एनवायरनमेंट माना जाता है, लेकिन 80 डेसिबल से ऊपर जाने पर उसे पॉल्यूशन में काउंट किया जाएगा। ये यहां नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लीजिएगा। 25 डेसिबल पीसफुल एनवायरनमेंट है, और अबव 80 डेसिबल इसे आप पॉल्यूशन कहते हैं बेटा। 1981 में एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया था,
लेकिन 1987 में इसी के अंदर साउंड पॉल्यूशन को भी इंक्लूड कर लिया गया, क्योंकि साउंड वेव्स भी बाय एयर ही ट्रेवल करती है। जब एक जेट प्लेन उड़ता है तो 150 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है। इतने भयंकर साउंड से हमारे ईयर ड्रम फट सकते हैं और हमारी सुनने की कैपेबिलिटी हमेशा के लिए जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हाई इंटेंसिटी का साउंड ही नुकसान करता हो। लो इंटेंसिटी लॉन्ग एक्सपोजर, लो इंटेंसिटी लॉन्ग एक्सपोजर, जैसे आपके घर के पास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फिर तो मुंह से निकल ही जाता है कि यार क्या टक टक लगा रखी है, ये इरिटेशन है। जो भी है, अगर ऐसा है तो ये साउंड पॉल्यूशन का इंपैक्ट है। वैसे आजकल के बच्चे तो अपने कानों में वैसे ही पॉल्यूशन क्रिएट करके रखते हैं, जो ईयरफोन हेडफोन के माध्यम से हो रहा है। कुछ बच्चे पढ़ते टाइम भी उसे यूज करते हैं। ये गलत है, ये कौन सी पढ़ाई हो रही है समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनते सुनते सो जाते हैं। इतना शौक है म्यूजिक का, देखो आप, रेगुलर 5 से 6 घंटे उनके ईयर ड्रम मोशन में है, और इसकी वजह से उनकी फिजियोलॉजी पे अल्टीमेटली वहां इंपैक्ट आने लगेगा। जिसे इसका इंपैक्ट होता है उसे फिर नींद नहीं आती। अरे उसके ब्रीथिंग पैटर्न बदल जाता है, सांस ऊपर नीचे आती है, और साथ के साथ बिना बात के स्ट्रेस में रहने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये सब मैं नहीं कह रहा, आपके एनसीईआरटी कह रही है, आप देख सकते हैं बेटा। स्लीपलेसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, ऑल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, और बिना बात के स्ट्रेस में रहना, ये सब चीजें होने लग जाती है। ये साउंड पॉल्यूशन के ही इंपैक्ट है। यहां पर अगर हमें इससे बचना है तो उसके लिए हमें मफलर यूज करने चाहिए, केजरीवाल वाला नहीं। मफलर डिवाइस को कहते हैं बेटा, जो साउंड को मफल करती है, स्मूथ करती है, उसको आप मफलर कहते हैं। जो लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहां मशीन्स का बहुत ज्यादा साउंड होता है, वो मफलर ही यूज करते हैं। रोड के किनारे नीम और अशोका के पेड़ लगाने चाहिए, जो बहुत अच्छे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। नीम, अशोका, ग्रीन मफलर साइड में लिख लेंगे आप। नीम, अशोका, ग्रीन मफलर। तो इस प्रकार से साउंड पॉल्यूशन में इतना ही पढ़ना है, कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं। और बेटा अब हम सॉलिड वेस्ट पे चलते हैं। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तो पढ़ लिया होगा आपने, नहीं पढ़ा? ये वही तो है जो अरकाटा में पढ़ा था हमने। 6 कनेक्टेड मार्शलैंड्स बना दिए थे, 60 हेक्टार लैंड थी, उसमें बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, ट्री, हर्ब, श्रब ग्रो करवा दिया था। वही सब है बेटा। यहाँ पर ये लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर जो दिया है, ये आपको इकोसेन टॉयलेट के लिए दिया क्या? तो ये यहाँ पर ये तो आप ही पढ़ लेना बेटा, अब टॉयलेट्स के बारे में मैं क्या बताऊं बेटा। तो ये एक प्रकार के ड्राई टॉयलेट्स होते हैं, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा यहाँ से। और मुझे नहीं पता कैसे होते हैं, आप तो सॉलिड वेस्ट पढ़ो बेटा। बेटा नगर निगम वाले जो भी कचरा उठा के ले जाते हैं, घर से, स्कूल से, ऑफिस से, हॉस्पिटल से, वो सब सॉलिड वेस्ट ही कहलाता है। उस सारे कचरे को आप किस नाम से पुकारते हैं?
ठीक बात है। तो वो बाहर ले जाकर उसे कॉम्पैक्ट करके गड्ढा खोद के कहीं दबा देते हैं। इस तरह से उसे गड्ढा खोद के दबा देना क्या कहलाता है? लेकिन क्या उसके अंदर प्लास्टिक आया है? हॉस्पिटल के केमिकल आए हैं? अरे वो वहां पर क्या सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं? अगर ऐसा है तो वहां पर फर्टिलिटी कम हो रही है, मुश्किल हो रही है। तो क्या करें, इस सॉलिड वेस्ट को कहां जाके पटके कैसे किया जाए? वैसे एक काम किया जा सकता है, हमें हमारे घरों पे डस्टबिन की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अलग अलग रूम में नहीं बेटा, किचन में आपको 3 डस्टबिन रखने हैं, जिस पर आपको पहले डस्टबिन पर लेबल चिपकाना पड़ेगा, बायोडिग्रेडेबल। दूसरे डस्टबिन नॉन बायो, तीसरा डस्टबिन रिसाइकल। ठीक बात है। वैसे तो आजकल गवर्नमेंट खुद ही समझा रही है, गीला कचरा सूखा कचरा। जो गीला कचरा है वो बायोडिग्रेडेबल है, जो सूखा कचरा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो हमारे घरों से जो भी सब्जियां निकल रही है, उनके छिलके निकल रहे हैं, वो सब के सब बायोडिग्रेडेबल के अंदर ही आप डालेंगे। घर वालों को समझा देना, बायोडिग्रे ठीक बात है। नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर हमारे घरों में सबसे ज्यादा प्लास्टिक बैग है। हर चीज की पैकिंग प्लास्टिक में आ रही है। बहुत मुश्किल, सबसे ज्यादा कचरा यही निकल रहा है। और आजकल आप तो वैसे ही रात को 12-2 बजे स्विगी जोमेटो करते हैं, खाते हैं, उसको उसी प्लास्टिक बैग में भरते हैं, कस के बांधते हैं और अपने हॉस्टल की विंडो से थ्रो बॉल खेलते हैं। यही होता है। आपने तो मजे ही मजे में ये कर दिया, लेकिन जब काऊ उसे खोलने का प्रयास करती है, नहीं खोल पाती, अरे प्लास्टिक समेत खा जाती है। क्या प्लास्टिक को वो अपने स्टोमक में डिग्रेड कर पाएगी? डाइजेस्ट कर पाएगी? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। स्टोमक ब्लॉक हो जाता है, मरती नहीं, तड़प तड़प के मरती है। तो आपने मजे ही मजे में किसी की जान ले ली बेटा। ना, आज के बाद ऐसा नहीं करना है। अब तक जो भी किया वो माफ है, क्योंकि अनजाने में किया, लेकिन आज तो आपको पता लग गया है। अब अगर होगा तो आप जानबूझ के करेंगे। तो बच्चों, उसे प्रॉपर डिस्पोज करना जरूरी है। वैसे प्लास्टिक बैग का एक सॉल्यूशन आ चुका है। आप देख सकते हैं, बेंगलोर की एक केस स्टडी आपके एनसीईआरटी आपको दे रही है। बेंगलोर में क्या हुआ था, वहां अहमद खान नाम के एक पर्सन प्लास्टिक बैग बनाने की फैक्ट्री चलाया करते थे। उन्होंने सोचा कि बहुत बुरा काम हो रहा है, प्लास्टिक जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जहां जाता है ऐसे पड़ा रहता है, बहुत मुश्किल। तो ये वहीं पर एक आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां जाकर प्रोफेसर से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मिले, बात की कि इसका क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कचरा उठाने वालों से प्लास्टिक वापस मंगवाओ और इससे एक पाउडर बनाएंगे हम। उस पाउडर का नाम क्या होगा? पॉलीब्लेंड को हम बिटुमिन के साथ मिलाएंगे और ये रोड बनाने में काम आता है। और जब रोड पॉलीब्लेंड मिला के बनाया जाएगा तो उसकी लाइफ 3 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे इंडियन रोड्स की प्रॉब्लम है, पानी रुकता है, रोड उखड़ जाता है। जब उसमें प्लास्टिक आएगा तो वाटर रिपेलिंग आएगा और उसकी वजह से वहां लाइफ बढ़ जाएगी। 40 किलोमीटर्स का टेस्टिंग रोड बनाया गया था, जो सक्सेसफुल रहा। और अब तो इंडिया भर से डिमांड आ रही है कि और भी पॉलीब्लेंड भिजवाओ। और जब डिमांड बढ़ती है तो रेट्स बढ़ जाती है। एनसीईआरटी जब उस टाइम लिखी गई थी तब की बातें लिख रही है कि पहले कचरा उठाने वालों को प्लास्टिक के लिए 40 पैसा पर केजी मिलता था, और अब ये 6 रुपए हो गया है। अब और भी बढ़ गया होगा, जो भी है। तो आप यहां से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी केस स्टडी रीड करने वाली है। तीसरा डस्टबिन काय का था? रिसाइकल। आपका मोबाइल फोन खराब हो गया बेटा, हुआ नहीं हुआ आप तो पटक दो बेटा।
टीवी खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, अरे आज की तारीख में भयंकर कचरा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको आप सब बच्चे ई वेस्ट के नाम से पुकारते हैं। बहुत खतरनाक है। डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों से जितना होता है वो रिसाइकल कर लेते हैं, जो नहीं हो पाता उसे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना भिजवा देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बैठकर मैन्युअली उसकी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप जानते हैं डिवाइस बनाने में मेटल यूज होती है, कॉपर है, निकल है, सिलिकॉन है, गोल्ड है। आपके सिम कार्ड के पीछे गोल्ड कोटिंग है। जब उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल हवा में उड़कर इनहेल हो जाते हैं। इस तरह के डिसऑर्डर को ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कहते हैं। तो क्या किया जाए, कहाँ रखें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को? वैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए जो तरीका आया है वो इंसिनरेशन है बेटा। हम हॉस्पिटल वेस्ट को और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इंसिनरेटेड करते हैं, इंसिनरेशन किया जाता है। इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, दो शब्द सुने क्या आपने? क्या होता है इंसिनरेशन? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, ये केमिस्ट्री में सर बताएंगे आपको। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाना पायरोलाइसिस है। एब्सेंस में जलाते नहीं है, पिघलाते हैं। 1500 डिग्री, 2000 डिग्री पर पिघला के छोटा कर दो, उसे कहते हैं पायरोलाइसिस। तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट के लिए इंसिनरेशन आप याद रखेंगे। वैसे घर घर में अगर ये चीज होने लग जाए कि बायोडिग्रेडेबल, प्योर बायोडिग्रेडेबल छांट लिया जाए, तो नगर निगम वाले कचरा लेने आए तो हमने कहा कि भैया बायोडिग्रेडेबल, अगर प्योर बायोडिग्रेडेबल इकट्ठा हो जाए तो मान लीजिए, सपोज कीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, कोटा के बाहर हमने 60 बड़े गड्ढे खोद लिए। आज का प्योर बायोडिग्रेडेबल पहले गड्ढे में, जब दोबारा उस गड्ढे का नंबर आएगा 2 महीने निकल जाएंगे, बढ़िया कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। अरे फार्मर्स फ्री में ही खोद के ले जाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर की नीड कम हो जाएगी। लेकिन ये तब ही पॉसिबल है जब प्योर बायोडिग्रेडेबल सेपरेट किया जाए। इंदौर में कचरा छांटा जाता है, वहां बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को सेपरेट करते हैं, लेकिन बाकी जगह पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सब तो मिक्स करके ही दे रहे हैं। हम तो देखते ही नहीं है कि कौन सा डस्टबिन, जो इन्होंने गीला कचरा सूखा कचरा बनाया, कौन सा हमें नहीं पता। हमारे घर की साइड जो बॉक्स है उस पर डाल देते हैं हम तो, वो चाहे जैसा भी हो। अगर ऐसा है तो हमें इस तरह से देखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, इस तरह की अवेयरनेस को लाना चाहिए, तभी जाकर इसका सॉल्यूशन हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक आखिरी पार्ट यहां से बचता है, वो भी हम समझ लेते हैं बेटा। ओ सॉरी, रेडियो एक्टिव वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक तो पढ़ लिया ना हमने, रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट नेचुरल तो हो ही रहा है, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, नेचुरल तो रेडिएशन एमिट कर ही रहे हैं। वैसे पहले ऐसा माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ये नॉन पॉल्यूटिंग तरीका है, इससे हम ऐसा कर रहे हैं कि बिना पॉल्यूशन फैलाए इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। लेकिन बाद में समझ में आ गया कि यहां से भी पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि जो रेडिएशंस निकल के बाहर आती है वो म्यूटेशन क्रिएट करती है। हैवी म्यूटेशन तो होते ही हैं, और स्लो म्यूटेशन भी भारी पड़ते हैं, जो कार्सिनोजेंस है, एक तरह से कैंसर कोज करते हैं बेटा। और यहां पर इस तरह से ये एक बहुत भयंकर कचरा है। कोटा के पास भी आपने नाम सुना होगा, RAPP, राउत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट। वहां पर इसी में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही, रेडियो एक्टिव से ही बनाई जा रही है, और उसका गर्म पानी चंबल में गिराया जा रहा है। वहां पर फिजिकल वाटर पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ के साथ में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी फैलता जा रहा है। क्या करें, इस कचरे को कहां जाके रखें? वैसे एक सुझाव आया कि एक काम करो कि एक मोटे कंटेनर में भरो, कैडमियम के कंटेनर में, और इसको 500 मीटर नीचे चट्टानों के नीचे जाके दबा दो। लेकिन इसके अगेंस्ट भी हजारों लोग आ गए कि अगर ऐसे कर दिया
तो लीकेज हो गया तो ग्राउंड वाटर खराब कर देगा, और फट गया तो एटम बॉम्ब होगा। तो इस तरह से ये भी कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। आगे क्या किया जाए इस पर अभी विचार चल रहा है, अभी तक इसके बारे में कोई परफेक्ट काम नहीं हुआ। वैसे तो अभी आपके एनसीईआरटी जो मैंने बोला उसका क्वेश्चन पूछ रही है कि जो नीचे हमने गड्ढा खोद के दबाया ना, उसके अगेंस्ट काफी लोग क्यों आ गए? व्हाई डू यू थिंक दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज नॉट एग्रीएबल टू मैनी पीपल? क्यों नहीं? क्योंकि एक तो लीकेज हो जाएगा और एक फट सकता है, बॉम्ब की तरह बिहेव कर सकता है। तो इस तरह से ये बातें आप यहां से पढ़ लेंगे बेटा। लैब में भी यूज होते हैं ना ये। तो जब केल्विन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कार्बन 14 यूज करते हैं, ऑक्सीजन 18 यूज करते हैं, आता है ना बेटा। तो इस तरह से ये लैब में भी यूज होते हैं, वहां से भी कचरा निकलता है, और उन सब का डिस्पोजल अभी भारी पड़ रहा है, कोई सही तरीका हमारे पास नहीं। तो एनसीईआरटी से एक बार इसे रीड कर लेंगे, और इस तरह से चैप्टर 16 कंप्लीट हो गया है। और अब आखिरी पार्ट बचता है, और वो है डेमोग्राफी, जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 13 पत्ता नंबर 226 है बेटा। डेमोग्राफी, जिसे पॉपुलेशन के नाम से दिया गया है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ही डेमोग्राफी कहलाती है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को आप डेमोग्राफी कहते हैं। जब इस तरह की बातें आती है तो सेंसस जरूर आता है। सेंसस, जिसे आप जनगणना के नाम से पुकारते हैं, ये ऑफिशियल काउंटिंग होती है बेटा, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन इसका एक नियम है, हर 10 साल में होती है। 10वें साल का पहला साल, 10वें साल का पहला साल मतलब समझ रहे हो आप? जब 10वां साल स्टार्ट हो रहा है वो पहला साल। फर्स्ट 4 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ही काउंटिंग होगी, पहले 4 महीनों। तो ये नियम है, ईच डिकेड वेरी फर्स्ट ईयर फर्स्ट 4 मंथ। 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, 11 आया 11, उसका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ही काउंटिंग हुई। 2021 में भी होना था, लेकिन ये बहुत डिस्टर्ब रहा है ड्यू टू कोरोना, और अभी भी ये पूरी तरह से कंप्लीशन पे नहीं है। हाँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट मान सकते हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। जब ऐसी बातें आती है तो रिलेटेड टर्म जरूर आती है। जैसे सबसे पहली टर्म आ रही है पॉपुलेशन डेंसिटी। यहां पर मैं पॉपुलेशन के डेटा नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वो अब पुराने डेटा हो चुके हैं। आप तो डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पे ही काम करें। पॉपुलेशन डेंसिटी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, total number of individuals of a species upon unit area। किसी भी यूनिट एरिया में एक स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल रहते हैं, वही वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब ये यूनिट एरिया किलोमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, हेक्टेयर में भी हो सकता है,
और सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है। निर्भर करता है निर्भर करता है कि इंडिविजुअल कैसा है। अगर ह्यूमन है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा, ग्रास है तो मीटर स्क्वायर होगा, ट्री है तो हेक्टेयर में देखना, और बैक्टीरिया के लिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही काफी है। तो जैसा इंडिविजुअल वैसा यूनिट एरिया आप यहां पर यूज कर लेंगे। किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी कई चीजों से इफेक्ट हो सकती है। वो फूड अवेलेबिलिटी से भी हो सकती है, वेदर से भी हो सकती है, वो प्रीडेशन प्रेशर से भी हो सकती है, वो पेस्टिसाइड के इंपैक्ट से भी हो सकती है। पॉपुलेशन डेंसिटी पर ये सब चीजें इंपैक्ट डाल सकते हैं बेटा, इनकी वजह से वेरी करती है, कम ज्यादा होती है। अगर फूड कम अवेलेबल है तो पॉपुलेशन डेंसिटी में कमी आने लग जाएगी। वेदर एडवर्स हो रहा है तो कमी आने लग, प्रिडेशन जरूरत से ज्यादा हो रहा है, कमी आने लग, पेस्टिसाइड ज्यादा स्प्रे हो रहे हैं, कमी आने लग। यहां कुछ स्पेशल केस भी हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए पेज पलटना पड़ेगा। प्रीडेशन प्रेशर मतलब प्रीडेटर अगर ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा खा रहा है, तुरंत बेटा। हाँ, प्रीडेटर अगर प्रूडेंट ही होता तो सिचलिड को खत्म नहीं करता। प्रूडेंट तब है जब सब उसके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। ये हम स्पेशल केस लिख रहे हैं बेटा। और जरा ये भी तो सोच के देखो कि प्रीडेटर हटा दूं तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये भी तो सोचो। कुछ स्पेशल केस भी साथ के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास एक यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया के अंदर हमने देखा कि 400 पाइनस के ट्री उगे हुए हैं, 200 यहां देवदार के ट्री है, 50 एबीज बाल्सेमिया भी यहां पर उग रहा है। तीनों ट्री हैं, बराबर के इंडिविजुअल हैं। तो जब बराबर के इंडिविजुअल होते हैं तो जिसके नंबर ज्यादा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी बराबर वालों में। लेकिन हमारे पास एक और केस आता है जिसमें हमने देखा कि एक और यूनिट एरिया हमारे पास है, इस यूनिट एरिया में बेटा एक बड़ा सा बनियन ट्री लगा हुआ है और आसपास यहां 200 पार्थेनियम ग्रास। और ये रही 200 पार्थेनियम ग्रास
बहुत बड़ा बहुत छोटा इंडिविजुअल आ गया, तो अब आपका वेटेज यहां पर बायोमास को जाएगा। जिसका बायोमास ज्यादा उसी की पॉपुलेशन डेंसिटी भी, या फिर परसेंटेज कवर एरिया ज्यादा। बच्चों परसेंटेज कवर एरिया का मीनिंग, परसेंटेज कवर एरिया का क्या मीनिंग है बोर्ड पे देख लो। एक इंडिविजुअल ने कितना परसेंट कवर किया है, देख रहे हो आप ये। तो जिसका बायोमास ज्यादा होगा उसका परसेंटेज कवर एरिया भी, ठीक बात है। तो उसी को यहां पर आपको ज्यादा डेंस मानना है। जब बहुत छोटा और बहुत बड़ा इंडिविजुअल होगा तब यही करना है। नेक्स्ट, हर जगह आप पॉपुलेशन डेंसिटी को, हर जगह पॉपुलेशन डेंसिटी को एब्सोल्यूट फाइंड आउट कर पाओ जरूरी कि आपने नंबर देख के एब्सोल्यूट कर लिया। अरे जहां एब्सोल्यूट नहीं होता वहां रिलेटिव भी देखा जाता है। रिलेटिव के लिए जैसे एग्जाम्पल, एक तालाब में कितनी मछलियां यूनिट एरिया में रहती है, यह एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको इधर काउंट करते हैं वो उधर भी जाती है। तो एक काम करो, इसके लिए रिलेटिव देखते हैं, और बहुत सिंपल तरीका तो यही है कि तालाब के चारों कॉर्नर पर एक एक ट्रैप ले लिया जाए। ठीक बात। यहां पर पहले ट्रैप को कह दिया ए, दूसरे को कह दिया बी सी डी, और अब आप कह दीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4। जो भी है वही पॉपुलेशन डेंसिटी है, चाहे हो या ना हो। एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकता। ठीक बात है। यहां बैक्टीरियल कल्चर, पेट्री प्लेट में कितने बैक्टीरिया हैं यूनिट एरिया में, ये भी हम एब्सोल्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटा है, काउंट ही नहीं होता। और अगर काउंट करने बैठ भी गए तो भयंकर टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या करें, रिलेटिव कर लें कि दो पेट्री प्लेट हमारे पास है, और उन दो पेट्री प्लेट में किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। इसके लिए यहां पर एक काम कीजिए बेटा, दोनों से आप यूनिट एरिया बाहर निकाल लीजिए और दोनों का बायोमास ले लीजिए। जिसका बायोमास थोड़ा भी ज्यादा होगा उसी की पॉपुलेशन डेंसिटी, चाहे हो या ना हो, क्योंकि हम एब्सोल्यूट तो कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से बैक्टीरियल कल्चर भी रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी में ही रखा जाएगा। ठीक बात। हर जगह हम डायरेक्ट सेंसस करें नहीं हो सकता, कुछ जगह पर इनडायरेक्ट सेंसस भी किया जाता है, और इनडायरेक्ट सेंसस के लिए आपके एनसीईआरटी टाइगर सेंसस की बातें कर रही है, क्योंकि इसे सामने जाके काउंट करना भारी पड़ता है। इसलिए यहां दो तरीके यूज किए जा रहे हैं। एक तो पग मार्क, बेटा एनसीईआरटी फॉलो करना है, कैमरा नहीं लगाना। पग मार्क और फीकल पैलेट्स। हाँ वैसे ये पुराने तरीके हैं, आजकल तो नए तरीके आ गए हैं। आप कैमरा यूज कर लेते हैं, ड्रोन यूज कर लेते हैं, या फिर एक काम करो रे, जो वाटर पॉइंट है ना फॉरेस्ट में पानी पीने की जगह,
वहां के पास वाले ट्री पर ट्री हाउस बना के बैठ जाओ, और जैसे ही टाइगर पानी पीने आता है उसको दूर से इंजेक्शन लगा के ट्रैंकुलाइज कर दो, मतलब कि बेहोश कर दो, और उसके गले में, कान में ट्रांसमीटर फिट कर देते हैं। इससे दो फायदे हो जाते हैं। पहला फायदा, दोबारा पानी पीने आएगा तो पता लग जाएगा पुराना है, दूसरा आने दो। दूसरा फायदा, कहां कहां घूमता है ये भी पता लगेगा। ये तो जानना जरूरी है बेटा कि इसकी होम रेंज कितनी है। होम रेंज से उसके बारे में जानकारी मिल जाती है कि कैसा है। तो अगर ऐसा है तो दोनों ही बातें हम समझ जाते हैं। वैसे आज ये जो अभी लेटेस्ट जो हम बाहर से लाए थे ना निमीबिया से, उनके गले में भी ट्रांसमीटर फिट किए थे। गले में इन्फेक्शन हो गया क्योंकि स्किन में डीप ट्रांसमीटर लगाए थे। इसकी वजह से वहां पर बहुत सारे मर रहे हैं बेटा। रेगुलर इन्फेक्शन की वजह से ये हो रहा है। तो उसके बारे में भी विचार चल रहा है कि भाई आखिर इस तरह का इन्फेक्शन हुआ कैसे, क्या किया क्या नहीं किया, वो आप बाद में न्यूज में देखना। लेकिन फिलहाल ये नए तरीकों का है। लेकिन अब पुराने तरीके क्या थे? पग मार्क। पग मार्क पैरों के निशान है। टाइगर में दो आगे वाले पैर में लेफ्ट वाला सबका यूनिक है साइज और मार्किंग में। आप भी अगर आप देखते हैं तो आप अपना हाथ अगर पास वाले बैठे हुए बच्चे से अगर इस तरह से मिलाएं तो एग्जैक्ट सेम साइज का नहीं हो सकता। मार्किंग भी वेरी करेगी बेटा। अगर ऐसा है तो उस केस में यहां पर आप समझ जाइए पैरों के निशान यूनिक है डायमीटर में, मार्किंग में। तो प्रॉपर डायमीटर को एक नंबर असाइन कर देते हैं, T91, मतलब टाइगर 91, T94, इस तरह से बेटा। अभी जो कोटा के पास में दरा मुकुंदरा हिल्स बना है, वहां पर MT नंबर देते हैं, MT1, MT2, मुकुंदरा टाइगर के उसको पुकारते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये नंबर एक प्रॉपर डायमीटर और कितनी तरह के पैरों के निशान है उससे आइडिया मिल जाता है कि इतने घूम रहे हैं। कहते हैं ना कि MT2 उधर ट्रैक हुआ है, टाइगर नहीं देखा, उसके पैरों के निशान देखे हैं। ठीक। फीकल, अरे वहां के वर्कर उसकी फीकल उठा लाते हैं और उसे लैब में कल्चर करते हैं। लेबोरेटरी कल्चर में इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, जिससे टाइगर में इंडिविजुअल वाइज इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स वेरी करते हैं। तो वहां कुछ पैरामीटर्स उन्होंने सेट कर रखे हैं, उसकी बेसिस पे वो समझ जाते हैं कि ये अलग टाइगर का, ये अलग टाइगर का है, और इससे वो पहचान जाते हैं कि इतने टाइगर यहाँ पर है। ठीक। वैसे फार्मर्स भी इसकी फीकल को यूज करते हैं। वो इसे पानी में घोल कर, जो खेत की बाउंड्री होती है ना जिसे मेड़ के क्या कहते हैं, उसी पे छिड़क देते हैं बेटा। जब कोई भी हर्बियोर क्रॉप खाने के लिए अंदर आता है तो पहले वो उस मेड़ की ग्रास खाता है, तो वहीं से सूंघ के वापस निकल लेता है कि वो इधर ही घूम रहा है। ये एक तरीका है उसे उससे वहां खेत को बचाने का। इस तरीके से भी यूज किया जाता है। पत्ता पलट दे। इसके अलावा हम और भी टर्म पे बात करेंगे। करो बेटा जल्दी नोट करो। बर्थ रेट, डेथ रेट, इन पे भी चर्चा करते हैं। बर्थ रेट नेटिलिटी के नाम से पुकारा जाता है। क्या होती है बर्थ रेट? टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर पर पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन पर, जो पॉपुलेशन है ना वो इनिशियल लेना है बेटा। टोटल पॉपुलेशन पर कितनी नई बर्थ हो गई उसी को बर्थ रेट कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ रहा है,
हमारे पास 20 लोटस प्लांट है। यही क्वेश्चन हम करवाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी है। एक साल में 28 लोटस प्लांट हो गए, तो यहां की बर्थ रेट फाइंड आउट करके बताइए। 8/20 इनिशियल लेना है बेटा, इनिशियल पॉपुलेशन, क्योंकि 28 तो बढ़ के हुए हैं। और अगर ऐसा है तो 0.4 पर लोटस पर ईयर कहना है, पर लोटस पर ईयर कहना है, क्योंकि एक पे 0.4 है, तभी तो 20 पे 8 है, पर लोटस पर ईयर। इसके साथ ही यहां पर क्रूड बर्थ रेट भी आ रही है। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट अगर आपने उस एरिया की टोटल पॉपुलेशन को एक एक हजार के सेट बना के देखा, CBR, बेटा बातें नहीं बेटा, टोटल नंबर ऑफ बर्थ, टोटल नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर पर 1000, मतलब आपने एक एक हजार के सेट बना के देखा। ये तो पूरी पॉपुलेशन पे देखा, ये एक एक हजार के सेट, मतलब रो पॉपुलेशन है, फिर टोटल करके टोटल आ जाएगा। तो रो है तभी तो क्रूड है। तो आपने एक एक हजार के सेट बना के देखा, तो उसको क्रूड बर्थ रेट के नाम से पुकारेंगे। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर पर 1000 हमारे इंडिया का इंडिया का CBR, वैसे ये पुराना डेटा है, इंडिया का CBR 24 पर ईयर पर 1000 है बेटा। ये 2011 का डेटा है। इसी तरह से यहां पर डेथ रेट भी आ रहा है, जिसे आप बच्चे मॉर्टेलिटी के नाम से पुकारते हैं। और क्या है डेथ रेट? टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, यही होता है। और बच्चों यहां पर जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हमारे पास 40 फ्रूट फ्लाइज है, एक महीना या एक वीक जो भी लिखो, यहां पर ये 36 फ्रूट फ्लाइज रह गई, तो बताइए यहां की डेथ रेट क्या आ रही है? 4/40.1 पर फ्रूट फ्लाई पर मंथ लिखना है, क्योंकि यूनिट टाइम हमेशा एक साल हो जरूरी नहीं, हम तो ह्यूमन को फोकस करते हैं इसलिए एक साल लिखते हैं। तो ये 0.1 पर फ्रूट फ्लाई पर मंथ यहां पर कहना है। इसी तरह से यहां पर क्रूड डेथ रेट भी आ रही है, CDR और CDR, मतलब कि वही बेटा टोटल नंबर ऑफ डेथ बस पर ईयर पर 1000। हमारे इंडिया का CDR 8 पर ईयर पर 1000, मतलब कि अगर 24 नए आते हैं तो 8 मरते हैं। कोई भी बच्चा इस 8 को देखकर बस ना कहे, ये बस नहीं बहुत ज्यादा है। चाहते क्या हो? पॉपुलेशन कम करने के लिए क्या लोगों को मारना है? नहीं बेटा, सोच को कंस्ट्रक्टिव बनाओ, डिस्ट्रक्टिव नहीं।
आप डॉक्टर बनने वाले हैं। पॉपुलेशन को कम करने के लिए लोगों को मारना नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के और भी तरीके हैं। हमें बर्थ कंट्रोल करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। अगर ऐसा है तो जो आ गया उसे जीने का, अच्छी हेल्थ का, अच्छी एजुकेशन का पूरा अधिकार है, मिलना चाहिए। बेटा यहां ये डेटा हमें अभी और कम करना है, और आप जैसे अच्छे डॉक्टर्स आगे आ रहे हैं, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि ये जीरो की तरफ जाएगा। बिल्कुल बेटा, आप लोगों को देखकर मुझे लगता ही ये कुछ गजब होने वाला है। माइनस में भी जा सकता है। नहीं नहीं बेटा, नहीं जाएगा। तो यहां पर ये, वैसे इससे हमारी दुनिया में इमेज खराब होती है। बाहर वालों को ऐसा लगता है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तभी तो इतने लोग मरते हैं। इसलिए हमें इसे सुधारना है बेटा। तो हमारे पास सीबीआर आ गया, सीडीआर आ गया, तो क्यों ना एजीआर हो जाए। हाँ, हो जाए बेटा। पलट दे के पत्ता, जल्दी बेटा, जल्दी, तुरंत। एजीआर मतलब एनुअल ग्रोथ रेट, पर ईयर चल रहा है ना, जो भी चल रहा है ह्यूमन के लिए। हाँ जी, एक फ्रूट फ्लाई पे 0.1 मरते हैं, तभी तो 40 पे 4 मरे। तो है बेटा, नहीं हुआ था क्या अभी? हो गया, चलो। छेती पुत्र छेती। पीछे वाले छात्र धीमी गति से चल रहे हैं। चल भी रहे कि नहीं चल रहे? नहीं चल रहे, चलते हुए तो दिख रहे हैं। हो गया अब, चलो। तो एजीआर मतलब कि एनुअल ग्रोथ रेट, इधर जल्दी। क्या होता है एजीआर? सीबीआर माइनस सीडीआर, बोले तो एजीआर। हमारे इंडिया का एजीआर 24 - 8 मतलब 16 पर ईयर पर 1000 है बेटा। हमारा एजीआर 16 पर ईयर पर 1000 है। अगर आपसे इंडिया का परसेंटेज एजीआर पूछा जाए, 1.6% है। ये वही है, ये जिसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में <2% लिखा है एनसीईआरटी ने। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में <2% जो एनसीईआरटी लिख रही है, ये वही है बेटा। पता है आपको स्वीडन का परसेंटेज एजीआर कितना है? अच्छा, 0। क्योंकि गजब का मैनेजमेंट है। जितने मरते हैं उसके हिसाब से नए आते हैं। इसको उल्टा मत बोलना कि जितने नए आते हैं उसके हिसाब से मरते हैं। नहीं बेटा, कभी कभार एक आध ज्यादा भी हो सकता है,
एवरेज 0 है बेटा, ऐसा नहीं एक ज्यादा हो गया मार दो, ऐसा नहीं, एवरेज 0 है। वैसे तो हमने कह दिया कि सीबीआर माइनस सीडीआर ग्रोथ है, लेकिन आपके एनसीईआरटी कहती है कि ना ना, ये प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। उनका क्या होगा, जो हमारे यहां से बाहर चले गए वो पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, यहाँ की डेथ नहीं है। जो बाहर से यहाँ आ गए वो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, यहाँ की बर्थ नहीं है। तो हमें यहाँ इमिग्रेशन और एमाइग्रेशन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ आएगी। तो यहाँ डिस्पर्जन भी काउंट किया जाएगा, डिस्पर्जन भी काउंट किया जाएगा। उसके लिए इसको हटाना पड़ेगा तुरंत। हटा दूं बेटा? चलिए, तो बोर्ड नहीं हटेगा, उस पर लिखा हुआ पलट जाएगा। पलट दे। तो अब हमें डिस्पर्जन भी काउंट करना पड़ेगा। डिस्पर्जन तुरंत बेटा, तुरंत इसके अंदर हमें यहां पर इमिग्रेशन, एमाइग्रेशन दोनों यहां लेना पड़ेगा। I4 इन होता है और E4 एग्जिट होता है। और अब आएगा सच में यहां PG, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ। बेटा बेटा इधर ही ध्यान दीजिए, जब नेटिलिटी होता है तो क्या यहां पर पॉजिटिव है? क्या मॉर्टेलिटी होता है तो यहां पर नेगेटिव है? यहां पर अगर I4 वाला इमिग्रेशन होता है तो पॉजिटिव है, यहां पर अगर E वाला होता है तो नेगेटिव है। PZ, हाँ, अच्छा। तो अब सच में यहां पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी? B+I-, इस B को पहले N ही लिखो, बाद में लिखें, क्योंकि अभी तो नेटिलिटी लिखा है ना हमने। हाँ बेटा, N+I-M+E। और अब इसको अच्छे से लिखो, B+I-D+E। ऐसा ही है। अच्छा बताओ, कहीं पर B+I ज्यादा है D+E से, तो क्या होगा? अरे बढ़ती हुई ग्रोथ होगी ना। अगर कहीं पर B+I कम है D+E से, क्या नेगेटिव ग्रोथ होगी? हो, अगर B+I इक्वल है D+E के तो जीरो ग्रोथ होगी। नीतू जी 13 क्वेश्चन है बेटा, ऐसा ही पूछा गया था और आंसर वहां जीरो ही आ रहा है। तो ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे, B+I जब इक्वल हो जाता है D+E के तो उसको जीरो ग्रोथ कहेंगे। तो ये सब डेटा आपको दिए जाएंगे, बायोलॉजी में कोई उलझाया नहीं जाता आपको कहीं भी, सिंपल होता है सब कुछ। लेकिन उस सिंपल तब होता है जब वो हमें आता है, और हमें आता तब है जब हम पढ़ते हैं। सिर्फ कहने से सिंपल नहीं हो जाता कि अरे सिंपल है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ बिल्कुल, बर्थ रेट डेथ रेट है, कम नहीं हो। रेट ही लिखना है बेटा, टाइम के साथ लिखना है। एक और फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी आपको दे रही है, और वो फॉर्मूला क्या है ये भी आप देख लो। अब पलट दें।
NT plus 1 equals to NT plus B plus I माइनस D प्लस, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल। NT मतलब क्या है बेटा? अभी जो पॉपुलेशन वहां है। NT प्लस 1 क्या होगा? पॉपुलेशन आफ्टर यूनिट टाइम, आफ्टर यूनिट टाइम जो होगा उसे NT प्लस 1 कहेंगे। ठीक बात है। यहां जैसे मान लो आपके पास NT 100 है, कोई भी पॉपुलेशन हमने देखा जहां NT 100 है। अब एक साल में क्या क्या हुआ? B20 हुआ और I10 हुआ, D10 हुआ और E5 हुआ। तो बताओ NT प्लस 1 कितना है? 115। सीधा सीधा ही आ रहा है, क्योंकि NT प्लस 1 इक्वल्स टू 100 प्लस 20 प्लस 10, 10 प्लस 5। अगर ऐसा आ रहा है तो 30 में समझ रहे हो बेटा आप? अगर ऐसा है तो 115 ये आपके लिए हो जाएगा। एक और सिंपल सी टर्म लिख लीजिएगा, और वो है सेक्स रेशो। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000, किसी भी एरिया में 1000 मेल के साथ रेशो में कितनी फीमेल है, वही वहां का सेक्स रेशो है। हरियाणा में पहले कम था, अब बढ़ रहा है। पहले तो 861 पर 1000 था, लेकिन अब बढ़ रहा है। ये कोई खुशी की बात है क्या? मतलब अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। यहां बढ़ा रहे हैं मतलब? अच्छा, लोगों की सोच में सुधार हो रहा है, कुछ भी मतलब। हाँ, अच्छा, अब एक बात यहां ध्यान से सुन लेंगे सब बच्चे। स्टेटमेंट आ रहा है, आने दे। बर्थ रेट नहीं बोला है मैंने, बर्थ डेथ मेल फीमेल इंडिविजुअल का कैरेक्टर है। बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो पॉपुलेशन का कैरेक्टर है। डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, स्ट्रेटिफिकेशन कम्युनिटी का कैरेक्टर है। तीनों पॉइंट खुद से लिखो, छिपे हुए हैं पहले से। क्या क्या लिखोगे? बर्थ, डेथ, मेल फीमेल, कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बताइए, तो आपको यही कहना है, तीन बातें, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो। ठीक बात है। अच्छा, कम्युनिटी के लिए क्या क्या लिखा? डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, स्ट्रेटिफिकेशन। डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं चलेगा। डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, स्ट्रेटिफिकेशन। हाँ हाँ, तो 10-15 मिनट लेंगे। नहीं, पूरा नहीं। हाँ हाँ, नहीं बेटा, हाँ, नहीं चलेगा। हाँ, ई ना चोल बे बेटा, ई ना चोल बे।
चलिए, तो अब आखिरी दो पार्ट बचते हैं और वो है पिरामिड्स और ग्राफ। हो जाए साथ के साथ ही। एसिड सर से बोल देते हैं कि थोड़ा रुक के आएंगे सर। चुप और छाप इधर। ओहो, ये भी क्या कर रहा है? गलत है ना, ये ऐसे नहीं चलेगा बेटा। हमने थोड़ा सा मार्जिन ले लिया। तो अब नेक्स्ट आ रहा है एज एंड सेक्स पिरामिड्स। देखते हैं, समझ लेते हैं। पहले बोर्ड पे देखो, अभी चिप लेना। इस पिरामिड को देखकर आप बच्चे समझ जाते हैं कि किसी भी कंट्री का प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। जब भी आप इस पिरामिड को बनाते हैं, भाई क्वेश्चन यहां से आते हैं, ध्यान से देख लेंगे, तो आप उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप में डिवाइड करेंगे बेटा। उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला, बिलो 15 इयर्स, जिसको कि आप प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप के नाम से पुकारते हैं। यहां पर दूसरा 15 टू 44 इयर्स, जिसे आप सब बच्चे रिप्रोडक्टिव ग्रुप कहेंगे। और तीसरा मोर देन 45 इयर्स, जिसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप कहेंगे। बच्चों ध्यान से सुन लेंगे, ये तीनों साइंटिफिक बेसिस पे बनाए गए ग्रुप है। आप सब जानते हैं कि 15 ईयर ऑनवर्ड्स प्यूबर्टी, तो ये रिप्रोडक्टिव ग्रुप में रखा। और 45 के बाद फीमेल्स में मेनोपॉज, इसलिए इसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप में रखा है। तो ये सब साइंटिफिक बेसिस पे बनाए गए ग्रुप है। ये रहा पहला पिरामिड, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला पिरामिड गलत बन रहा है ना, ऐसे थोड़ी बनते हैं पिरामिड। क्या मतलब, क्या है तुम्हें? थोड़ा इधर से बन जाओ, ठीक है। अब यहां पर आप बच्चे देख पाएंगे बेटा कि इस पिरामिड के अंदर हमने 3 एज ग्रुप बना दिए हैं। यहां पहला जो एज ग्रुप बन रहा है वो बिलो 15 इयर्स, फिर उसके बाद में 15 टू 44, फिर मोर देन 45। ठीक बात है। ये कौन सा ग्रुप है? प्री। ये क्या है? ये क्या है? ठीक बात है। अब बोर्ड पे देखो सब बच्चे, एक बार इधर देखो, लिखना बंद कर दो। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को बढ़ाने में इनका कोई योगदान नहीं। प्रेजेंट क्या होगा वो इन पे निर्भर करता है, और फ्यूचर क्या होगा इन पे निर्भर करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये इनको रिप्लेस करेंगे। तो याद रखो, आज इस कंट्री जिसके बारे में आप देख रहे हैं, प्री रिप्रोडक्टिव ये यहां है बेटा, रिप्रोडक्टिव यहां है बेटा। और जब प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव की जगह लेगा, तो ये वाला ग्रुप उतना ही रहेगा कि बड़ा हो जाएगा। और जब रिप्रोडक्टिव ग्रुप बड़ा हो जाएगा, तो इस कंट्री की पॉपुलेशन फ्यूचर में कम होगी कि ज्यादा? इसका मतलब आपका दिमाग पोस्ट रिप्रोडक्टिव पे ना लग के रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव पे रहेगा। अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है तो एक्सपेंडिंग है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव के बराबर है तो स्टेबल है, और अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से कम है तो डिक्लाइनिंग है। तो यहां पर आपके लिए ये वाली पॉपुलेशन कैसी है बेटा? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जा रही है। ये सब बच्चे देख पा रहे हैं। बच्चों यहां पर आप चाहो तो बीच में इस तरह से एक लाइन बना सकते हो, क्योंकि पिरामिड, आप सब बच्चे देख पा रहे हैं कि पिरामिड सिर्फ एज का नहीं, सेक्स का भी है। यहां पर आपको ये इस तरह से मेल फीमेल्स भी लिख लेना है। तो ये एक्सपेंडिंग है, और साथ के साथ ये कह दो डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी ही है, वो एक्सपेंडिंग ही जा रही है। आपकी एनसीईआरटी जब बनाती है तो वो इस तरह के बार्स बना रही है, ऐसे बार। कोई दिक्कत नहीं, कह दिया ना, बस कह दिया 15 साल से छोटे प्री रिप्रोडक्टिव है, चाहे जितने टुकड़े कर दो एज ग्रुप के। अरे समझ पा रहे हो आप? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 14, समझ गए बेटा?
चाहे जितने टुकड़े कर दो, लेकिन 15 साल से छोटे क्या रहेंगे? तो कितने ही बार में उसको डिवाइड करो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमें? हमने तो वहां पर ये आपको बना दिया ना कि 15 साल से छोटे प्री रिप्रोडक्टिव, 15 to 44 रिप्रोडक्टिव एंड मोर देन 45 पोस्ट रिप्रोडक्टिव। समझ? अगर ऐसा है तो यहां पर याद रखेंगे आप कि ये कितने भी टुकड़े कर दे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा आ रहा है, और दूसरा यहां पर आपके लिए है, इस तरह का पिरामिड आपके पास होगा। बहुत बढ़िया, हट जाओ। आ जाओ। जी जी सर, ये रहा बिलो 15 ईयर्स, 15 to 44, मोर देन 45। गजब। क्या इसको मैं प्री रिप्रोडक्टिव, इसको मैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और इसको क्या कहूं? बताओ क्या होगा यहां? क्यों स्टेबल? दोनों बराबर है। क्या डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी ही है? सही है, यही है। और अब देखो नेक्स्ट एक और पिरामिड आपके पास आ रहा है, जल्दी। यहां जे रहा बिलो 15 ईयर्स, 15 to 44, मोर देन 45। जे रहा प्री, जे रहा पोस्ट। क्या है ये? डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग पिरामिड है। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो अच्छी बात, जरूरत से ज्यादा कम होना खराब है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज चाइना में ये वाला ग्रुप, ये देखो, ये वाला ग्रुप वहां के गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज को संभाल रहा है, क्योंकि ये तो रिटायर्ड है, ये स्कूल में है ना? तो वहां वर्किंग तो यही है। जब ये वाला ग्रुप यहां पहुंचेगा, जब ये वाला ग्रुप यहां पहुंचेगा तो एक बड़ा गैप बनेगा, और जब बड़ा गैप बन रहा है तो फिर बाहर के लोग काम करने आएंगे। किसी भी कंट्री में बाहर के लोगों का डोमिनेंट होना उस कंट्री की भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ काम करने ही आई थी, 200 साल राज करके गई है। अगर ऐसा है तो समझ जाइए चाइना को भी ये बात समझ में आ गई। तभी तो पहले हम दो हमारा एक था, अब वापस हम दो हमारे दो हो चुके हैं। ये इसीलिए है, बहुत लंबी प्लानिंग से काम हो रहा है। पहले श्रिंक कर दो, फिर थोड़ा एक्सपेंड कर दो, अल्टीमेट स्टेबल हो जाओ। चाइना का फ्यूचर स्टेबल की तरफ है। लेकिन फिलहाल अभी आपके लिए अगर ऐसा पिरामिड आता है तो आप तो डिक्लाइनिंग कहेंगे। इस तरह का शेप, इस तरह का शेप अर्न शेप कहलाता है। इंडिया तो अभी एक्सपेंडिंग ही है बेटा। अर्न शेप का मतलब कलश के आकार का होता है। इस तरह का शेप आप बेल शेप कह ही रहे हैं, और ये पिरामिडल है ही सही। ठीक बात। तो ये जल्दी नोट कर लेंगे। और आखिरी टॉपिक आ गया। एक मिनट में एसिड सर से बात करके आ जाता हूं, उन्हें बोल के आता हूं। अफरा तफरी ना मचाएं। एसिड सर तो मिले ही नहीं। वो क्या वहां माइक लेने तो नहीं चले गए?
अब आते हैं, तो पेज पलट दूं फिर बेटा, साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाद में भारी पड़ता है। जल्दी बैठ जाओ। हाँ, पलट दे। अब आखिरी टॉपिक आ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दो प्रकार के होते हैं बेटा। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तब बातें ना करो और इधर देखते रहो, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तब। बच्चों इधर ध्यान दीजिए। जब रिसोर्स अनलिमिटेड है, ये दुनिया में एक भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जिसके लिए हमेशा के लिए हो जाए। हो ही नहीं सकता कि पॉपुलेशन बढ़ती 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 जाएगी, रिसोर्स भी बढ़ते 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 जाएंगे। हो ही नहीं सकता। अगर किसी के लिए हो रहा है तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम के लिए हो रहा है। तो याद रखो, मैं फिर रिपीट करूंगा, दुनिया में एक भी पॉपुलेशन नहीं है जिसके लिए हमेशा के लिए रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाए। अगर हुआ तो पर्टिकुलर टाइम के लिए हुआ। और इस तरह के कर्व जो पर्टिकुलर टाइम के लिए आ रहे हैं, जे शेप कर्व हैं, जिनको आप एक्सपोनेंशियल या फिर जियोमेट्रिक कर्व के नाम से पुकारते हैं। बच्चों यहां ये प्रैक्टिकल बात है, यहां पर जो कर्व आते हैं वो एस शेप कर्व होते हैं, और इनको आप लॉजिस्टिक या सिग्मॉइड कर्व के नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले जे शेप कर्व की ही चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं हम। जे शेप कर्व, ये देखो बेटा, आज हम यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी एन को टाइम टी के साथ प्लॉट कर रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी एन को टाइम टी के साथ प्लॉट करेंगे, और यहां बरसात की शुरुआत हुई और बरसात के कीड़े आ गए। शुरुआत में उनकी ग्रोथ कम, लेकिन बरसात पीक पर तो कीड़ों का खाना भी, तो कीड़े भी भारी ग्रोथ कम टाइम में, लेकिन बरसात खत्म, खाना तो कीड़े भी सडन ड्रॉप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। रेनी इंसेक्ट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ऐसा कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर आप बच्चे देख पा रहे हैं कि जो स्लो ग्रोथ हो रही है उसे लैग फेज कहते हैं, और जो फास्ट ग्रोथ हो रही है उसे लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज के नाम से पुकारा जाता है। जो यहां सडन ड्रॉप है इसे काउंट नहीं करते। अल्टीमेट शेप ऑफ कर्व, ये देखे बेटा, अल्टीमेट शेप ऑफ कर्व ये बस यहां तक जे शेप कर्व होता है। इसको आप जे शेप कर्व के नाम से पुकारेंगे। जैसे रेनी इंसेक्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, साथ के साथ इसके और भी एग्जांपल है। जैसे ब्लूम जब आते हैं, एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम आएंगे तब भी इसी तरह की ग्रोथ होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में भारी ग्रोथ हो जाती है, और जब विंटर्स या पीक समर आती है तो स्पोर बना देते हैं, मतलब सडन ड्रॉप हो जाता है। और लास्ट में बेटा यहां पर सीजनल फंजाई, यहां भी आपको इसी तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी।
रेनी इंसेक्ट, एल्गल ब्लूम, सीजनल फंजाई। और जिस इक्वेशन से ये प्लॉट किया है, जिस इक्वेशन से आपने ये प्लॉट किया है, वो dN/dt इक्वल्स टू Rn है बेटा। यहां R बायोटिक पोटेंशियल है, बायोटिक पोटेंशियल के नाम से पुकारते हैं, जो कि B-D है बेटा। अगर इसी का इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं तो NT इक्वल्स टू N0 ERT आता है। कहां से आया मुझे नहीं पता, कवरेज क्षेत्र से बाहर, लेकिन आपको पता है क्योंकि आपने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में इस तरह का डेरिवेशन किया है। वहां -ERT आता है क्योंकि वो रेगुलर कम हो रहा है, ये +ERT है क्योंकि बढ़ रहा है। तो फिर जल्दी मुझे बताइए, एक पॉपुलेशन है, कोई भी एक पॉपुलेशन है, वो 3 साल में डबल हो जाती है, 3 साल में डबल हो जाती है, तो उसका R फाइंड आउट करके बताइए। एक पॉपुलेशन 3 साल में डबल हो जाती है, उसका R फाइंड आउट करके बताएंगे। तो सिंपल आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इधर देखेंगे, मान लीजिए प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे पास x है, तो आफ्टर 3 इयर्स ये 2x हो जाएगा बेटा, और डबल 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 तो एक्सपोनेंशियल जा रहा है। तो आपने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जिसके अंदर आपने कहा कि एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी, एन टी 2x एन नॉट x E3R। क्या कहते हो? यहां अब आपको दोनों तरफ log ले लेना है, पर x x तो चला गया ना, तो log 2 इक्वल्स टू 3R log E। क्या ये log बेस E है? और log बेस E पर क्या log 2 को मैं ln2 लिख दूं? ln2 इक्वल्स टू 3R। ln2 की वैल्यू बोलो, 0.3010, तो log बेस 10 पर है, तो 0.69 इक्वल्स टू 3R। R इक्वल्स टू 0.69, 0.69 बाई क्या 0.23 आपका आंसर आ रहा है? एनसीईआरटी के बैक साइड के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चैप्टर 13 में 239। पुरानी जिसकी है उसमें 6 होगा, जिसकी थोड़ी उससे नई है उसमें 5 होगा। जिसकी पुरानी से पुरानी उसमें 6 होगा, जिसमें एक बार पुरानी वो 5 होगा, क्योंकि अब तो और नई भी आ गई ना, क्या करें बेटा। तो ये तो बात समझ में आ गई। इसका पीडीएफ पहुंच जाएगा ना आपके पास? चलिए, तो अब एस शेप कर्व जो आज का आखिरी कर्व है, एस शेप कर्व, आज हम पॉपुलेशन डेंसिटी n को टाइम t के साथ प्लॉट करेंगे। अब बोर्ड पे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब भी कोई पॉपुलेशन किसी नए एरिया में आती है तो क्या उस एरिया से उसका अडेप्टेशन है? पहली बार आई है तो उसका अडेप्टेशन नहीं है, तो क्या स्लो ग्रोथ हो रही है? और जब अडेप्टेशन, एक काम करते हैं, पहले मैं इसको प्लॉट कर ही देता हूं, फिर एक एक करके समझते रहते हैं। ऐसे जब पहली बार कोई पॉपुलेशन किसी एरिया में है तो उसकी ग्रोथ स्लो है क्योंकि उसका अडेप्टेशन, इस तरह की स्लो ग्रोथ को कौन सी फेज कहते हैं? अरे उसका अडेप्टेशन अपने एरिया से बढ़ रहा है, तो क्या बी बढ़ रहा है, डी कम हो रहा है? क्या कहा? शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं आप? बी बढ़ रहा है, डी कम हो रहा है, उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन जब अडेप्टेशन पूरा पूरा हो जाएगा तो क्या बी सबसे ज्यादा और डी सबसे कम होगा?
और जब B सबसे ज्यादा और D सबसे कम तो उसे कौन सी फेज कहेंगे? लॉग या एक्सपोनेंशियल। B सबसे ज्यादा, D सबसे कम। रफ्तार यही रही, रिसोर्स कम पड़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो D बढ़ रहा है, B कम हो रहा है। पहले क्या बोला था मैंने? अब क्या कह रहा हूं? D नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन शुरू हो चुका है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, और अगर ऐसा रहा तो एक दिन B इक्वल्स टू डी बी होगा, तो यहां पर स्टेशनरी फेज आ जाएगी, जिसे आप एसिम्पटोट के नाम से भी पुकारते हो। स्ट्रेट लाइन B इक्वल्स टू डी, कोई दिक्कत? आप फेज का नाम आप बोलेंगे, शब्द मैं बोल रहा हूं। पहली बार कोई भी पॉपुलेशन किसी एरिया में आती है, जब अडेप्टेशन बढ़ा तो B बढ़ रहा है, D कम हो रहा है। अरे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है यार। B सबसे ज्यादा, D सबसे कम। कंपटीशन बढ़ने से D बढ़ रहा है, B कम हो रहा है। B इक्वल्स टू D स्टेशनरी। अब जो कोई भी पॉपुलेशन की बात आज आप कर रहे हैं, वो किसी भी एरिया में जब आ रही है, तो उस एरिया में वो पॉपुलेशन मैक्सिमम 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 इतनी आ सकती, उससे ज्यादा नहीं। एन मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा। और जितना मैक्सिमम एन हो सकता है वो उस एरिया का के है। के मतलब कि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। के का मतलब क्या है? मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है के। इससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती। इक्वेशन खुद समझा रही है। डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के। बच्चों ध्यान दो, एन क्या है पहले बताओ मुझे? पॉपुलेशन डेंसिटी। के क्या है? जब एन बढ़कर के बराबर जाएगा तो क्या एन इक्वल टू के जीरो हो जाएगा? तो क्या सारा ही जीरो हो जाएगा? हो, इधर ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको छुपा लूं, अगर मैं के माइनस एन बाई के को छुपा लूं तो क्या एक्सपोनेंशियल है? क्या के माइनस एन बाई के आने के बाद एक टाइम पर रुक रहा है? और जो रोक रहा है वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है। जो इसे रोकने आया है वो क्या है? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है बेटा, जो इसे रोक रहा है। जैसे मान लो रे, इस आपकी क्लासरूम का के 400 बच्चे हैं। एक दिन की बात है, 400 बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो सारी टेबल्स तो भरी हैं, गलियों में भी बच्चे हैं, यहां भी बच्चे हैं, इसके ऊपर भी बच्चे हैं, बच्चे ही बच्चे। एक बालक और आता है कि सर मुझे भी पढ़ना है। बेटा जगह नहीं है यार, पहले ही 400 बच्चे, ऐसे काम नहीं कर रहा, भारी सफोकेशन हो रहा है, कहाँ बैठेगा? कि नहीं नहीं सर, कि नहीं नहीं सर पढ़ना, कि अरे चल आ जाओ, गिलास सरका के बैठ जाना। तो बैठ गया, 401 हो गए हैं बेटा, भारी सफोकेशन है। पीछे से सूचना मिलती है कि एक बालक बेहोश हो गया, नहीं झेल पाया सफोकेशन, ले जाओ रे इसे बाहर। वापस 400 हो गया, उस बच्चे की बेहोशी के माइनस एन बाई के है। कर दिया ना एनवायरमेंट ने ऐसा कुछ कि अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। अरे जब पॉपुलेशन लिमिट क्रॉस करती है, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, कोरोना, के माइनस एन बाई के है। नहीं समझे क्या? जब के अचीव हो गया, भारी सफोकेशन है, फिर जो बैठ पा रहा है वो उस सफोकेशन को लेकर फिट है, स्टेबल है। जो के नजदीक रह पा रहा है वो फिट है, वो स्टेबल है। तभी तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी के सिलेक्टेड है। किसी दिन वादा किया था मैंने आपसे, ये के दोबारा आएगा। आज के आ गया है। के क्या है समझ रहे हैं आप? जो के नजदीक रहता है वो फिट है, वो स्टेबल है। जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी है
तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी में डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? तो उस एरिया में फिर जो रह पा रहा है, क्या वो फिट है, स्टेबल है? तभी तो बेटा वो वहां के सेलेक्टेड है, उसे के सेलेक्टेड के नाम से आप पुकार रहे हैं। तो अब तक की सारी बातें सब बच्चों को क्लियर है? पक्की बात है? इतना इसमें पढ़ लेना बेटा, इक्वेशन पढ़ लेना बेटा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है सब, बस पढ़ना पड़ेगा एक बार। दिमाग को स्टेबल रखना है, नेगेटिव सोच नहीं लानी है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है तो अच्छा ही होगा। ठीक, जाओ। है, हाँ वो बाद में जो भी होगा, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा। एसिड सर ने अब तक 2 चाय तो पी ली होगी। ठीक बात, चलो थैंक यू। क्या, बाद में मैं आऊंगा ना, बाद में। अभी नहीं। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट।